नमस्कार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण इंजीनियरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और आज इस मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। अगर आप टीएनपीएससी, एसएससी, जेई या गेट जैसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है। यहाँ हम हर फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से समझेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत में हम टीएनपीएससी एग्जाम के लिए जनरल स्टडीज़ की तैयारी पर एक छोटी सी लेकिन काम की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक यानी ट्रायंगल के एमओआई पर आएंगे और उससे जुड़े एग्जाम के सवालों को भी देखेंगे। फिर आगे बढ़कर सेमी सर्कल के एमओआई का पूरा डीप एनालिसिस करेंगे और उसके बाद सर्कल्स और हॉलो सेक्शंस को समझेंगे। और हाँ, थ्योरी के बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और आखिर में जानेंगे कि आखिर ये एमओआई असल दुनिया में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो तैयार हो जाइए। अच्छा, अपने कोर टेक्निकल टॉपिक पर जंप करने से पहले एक कॉमन सवाल जो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में रहता है उसे एड्रेस कर लेते हैं। सवाल है कि टीएनपीएससी के लिए जनरल स्टडीज की पढ़ाई समाचिर कल्वी की किताबों से कैसे की जाए। ये क्विक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप। देखिए, सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ये है कि पूरी किताब को पढ़ने के बजाय आप सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज आगे बढ़ें। किसी भी टॉपिक के लिए सबसे पहले उसकी सबसे हायर क्लास की टेक्स्ट बुक उठाइए, जैसे 11th या 12th की। इससे क्या होगा, आपका लगभग 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, तब उसको कवर करने के लिए लोअर क्लासेस की बुक्स को फटाफट देख लीजिए। ये तरीका आपका टाइम बचाता है और कवरेज भी पूरा इंश्योर करता है। ठीक है, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की बात हो गई। अब आते हैं अपने मेन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पर। चलिए देखते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आखिर पूछे कैसे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे टीएनपीएससी 2015 के एक एक्चुअल क्वेश्चन से। सवाल था, एक ट्रायंगल का उसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अब जरा ऑप्शंस को गौर से देखिए। यहां एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है जो सेट किया गया है। तो देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। जो ऑप्शन ए है ना, bh³/36, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला वैल्यू है, बिल्कुल है। लेकिन ये फॉर्मूला ट्रायंगल के सेंट्रॉइडल एक्सिस के लिए होता है, मतलब जो एक्सिस उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करती है। और सवाल में क्या पूछा गया था? सवाल में पूछा गया था बेस के बारे में, जिसके लिए सही स्टैंडर्ड फॉर्मूला वैल्यू bh³/12 होता है। यही तो वो कॉमन ट्रैप है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। और मजा तो ये है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में सही ऑप्शन मतलब bh³/12 वो तो दिया ही नहीं था। तो एक ट्रायंगल के लिए ये 3 मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला वैल्यूज हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। बेस के लिए bh³/12, सेंट्रॉइड के लिए bh³/36 और एपेक्स यानी उसके टॉप पॉइंट के लिए bh³/4। ये फॉर्मूलाज आपको एग्जाम में सीधे 2 से 3 मार्क्स दिला सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से याद कर लीजिए, खासकर बेस और सेंट्रॉइड के बीच का फर्क। अब ट्रायंगल से आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स शेप यानी सेमी सर्कल पर आते हैं। यहां हम सिर्फ फॉर्मूला रटेंगे नहीं, बल्कि हम उसे स्टेप बाय स्टेप डिराइव करना सीखेंगे। देखिए, इस स्लाइड में जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल है। एक सेमी सर्कल के बेस के अबाउट एमओआई निकालने के लिए हम एक पूरे सर्कल के जाने माने फॉर्मूला से शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि पूरे सर्कल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला वैल्यू πd4/64 होता है। अब एक सर्कल 2 एक जैसे सेमी सर्कल से मिलकर बनता है ना, तो लॉजिक ये कहता है कि सेमी सर्कल का एमओआई सर्कल का आधा होगा। इसीलिए हम πd4/64 को बस 2 से डिवाइड कर देते हैं और हमें πd4/128 का कैलकुलेटेड रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास बेस के अबाउट एमओआई आ गया। लेकिन ज्यादातर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट होती है। तो सवाल यह है कि हम उसे कैसे निकालें, और इसका जवाब है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये इंजीनियरिंग में एक फंडामेंटल और बहुत ही पावरफुल टूल है। ये थ्योरम हमें किसी भी एक्सिस के अबाउट एमओआई कैलकुलेट करने की पावर देता है, अगर हमें उसके पैरेलल सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट एमओआई पता हो। तो हम अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि हम सेंट्रॉइडल एमओआई निकाल सकें, जिसकी हमें जरूरत है। और देखिए, ये स्लाइड इस थ्योरम की पावर को कितने बढ़िया तरीके से दिखाती है। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला काम क्या किया, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के फॉर्मूले को रीअरेंज किया आईजी निकालने के लिए। फिर दूसरा स्टेप, हमने वैल्यूज डाली।
आई बेस की जगह हमने पाई डी 4/128 रखा। ये हमारा पिछले स्टेप से निकला हुआ कैलकुलेटेड रिजल्ट था। फिर एरिया ए की जगह उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला वैल्यू यानी पाई डी स्क्वायर ओवर 8 रखा, और वाई बार की जगह जो कि सेंट्रॉइडल डिस्टेंस है उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला वैल्यू 2d/3 पाई रखा। बस इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन में डालकर जब आगे सॉल्व करते हैं तो हमें हमारा फाइनल कैलकुलेटेड रिजल्ट मिल जाता है। इस नंबर को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, 0.00685d4। ये एक कैलकुलेटेड रिजल्ट है और ये सेमी सर्कल के सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट MOI है। ये वैल्यू सीधे TRB 2017 एग्जाम में सवाल बनकर आई थी। इससे पता चलता है कि सिर्फ फॉर्मूला याद करना काफी नहीं, क्योंकि डेरिवेशन को समझना भी कितना जरूरी है। चलिए इसी लॉजिक को अब आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि सेमी सर्कल के वर्टिकल एक्सिस के अबाउट MOI कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम हॉलो सेक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब वर्टिकल एक्सिस के लिए लॉजिक बहुत ही सीधा है। क्योंकि एक सर्कल वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो हम वही पहले वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं। सर्कल का MOI सेमी सर्कल के MOI का डबल होगा, इसलिए हमें यहां भी पाई डी 4/128 का रिजल्ट मिलता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला वैल्यू है जिसे याद रखना चाहिए। किसी भी हॉलो शेप के लिए, जैसे कि कोई पाइप या रिंग, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आपको बस बाहर वाले सेक्शन के MOI में से अंदर के खोखले हिस्से का MOI माइनस कर देना है। एग्जाम्पल के लिए, एक हॉलो सर्कल का MOI निकालने के लिए आप बड़े डायमीटर D वाले सर्कल के MOI से छोटे डायमीटर D वाले सर्कल का MOI घटा देंगे। सिंपल। ठीक है, काफी थ्योरी और फॉर्मूलाज हो गए। चलिए अब इस सारी नॉलेज को एक सिंपल रेक्टेंगुलर सेक्शन के प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ सॉलिड करते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हम 120 mm विड्थ B और 200 mm डेप्थ D के एज्यूम्ड डायमेंशंस यूज करेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अबाउट हम स्टैंडर्ड BD³/12 फॉर्मूला लगाते हैं, जिससे हमें 80 x 10 6 mm 4 का कैलकुलेटेड रिजल्ट मिलता है। अब ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस के लिए बेस और डेप्थ की वैल्यूज आपस में बदल जाती हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है DB³/12। इससे हमें 28.8 x 10 6 mm 4 का एक काफी छोटा कैलकुलेटेड रिजल्ट मिलता है। ये समरी टेबल इन कैलकुलेटेड MOI वैल्यूज के बीच के बड़े फर्क को साफ साफ दिखाती है। आप देख सकते हैं कि IX की वैल्यू IY से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये सेक्शन X एक्सिस के अबाउट बेंड होने को बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा। इसलिए हम IX को स्ट्रॉन्ग एक्सिस और IY को वीक एक्सिस कहते हैं। तो हमने ये सारी कैलकुलेशंस कर तो ली, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये इतना मैटर क्यों करता है? चलिए अब इस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को बीम्स और कॉलम्स की रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर से जोड़ते हैं। अगर इस पूरे सेशन से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी शेप की स्टिफनेस यानी उसके बेंड होने के रेजिस्टेंस का सीधा सीधा मेजरमेंट है। जितना ज्यादा आई होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग और स्टिफ बीम होगा, जिसे मोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। और ये प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरल डिजाइन के सबसे क्रिटिकल फॉर्मूलाज में नजर आती है। फेमस बेंडिंग इक्वेशन में आई को देखिए। बीम डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला में जहां 5/384 एक फिक्स्ड कोएफिशिएंट है, आई डिनोमिनेटर में है। मतलब जितना बड़ा आई होगा डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। बिल्कुल वैसे ही कॉलम बकलिंग के लिए ऑयलर्स फॉर्मूला में भी ज्यादा आई का मतलब है कि कॉलम ज्यादा लोड झेल सकता है। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि कोई स्ट्रक्चर कैसे बेंड करेगा, कैसे डिफ्लेक्ट होगा और आखिर में कैसे खड़ा रहेगा। सेफ और एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने के लिए ये फंडामेंटल है। तो मैं आप सबको इस एक प्रैक्टिकल सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बेसिस पर सोचिए। अगर आपको एक लकड़ी के पतले तख्ते से एक छोटी सी नाली पार करनी हो तो आप उसे कैसे रखेंगे? उसे लिटाकर यानी फ्लैट रखेंगे या उसे उसके किनारे पर खड़ा करके रखेंगे? जवाब है उसे किनारे पर खड़ा करके, क्योंकि उस ओरिएंटेशन में डेप्थ D मैक्सिमम होगी, जिससे I की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पावर। इन कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए, सवाल पूछते रहिए और आप एग्जाम्स में जरूर सफल होंगे।